हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। ट्रंप ने एक नया अपना एआई एजेंडा शुरू कर दिया, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु में थर्मल प्लांट को स्थापित करने की एक योजना बनाई जा रही है। उसके बाद है गाज़ा में जो भूखमरी की स्थिति काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु प्लान्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 6,486 मेगावाट फ्रॉम थर्मल पावर कैपेसिटी टिल फाइनेंशियल ईयर 29 एंड 30। मतलब 2029-30 तक का इसको टारगेट दिया गया है कि इतनी कैपेसिटी का एक थर्मल पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में लगाया जाएगा। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? तमिलनाडु ने जो वित्त वर्ष 29-30 तक विद्युत क्षमता से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, एनर्जी से 6,486 मेगावाट के अनुबंध की उन्होंने योजना बना ली है। इसके अलावा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार राज्य को वित्त वर्ष 2030-35 तक, मतलब 34-35 तक एक 7,000 मेगावाट ताप क्षमता के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट शामिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी इसके निर्माण अधीन 3 अलग अलग जो मतलब कि प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। सबसे पहले जो है नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर प्लांट है जो स्टेज 3 पर रहेगा, और उसके बाद उदनगुड़ी थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो स्टेज 1 का रहेगा, और इसके बाद NOR-SEZ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो ऐसे 3 अलग अलग, ये देखिए, स्टेज 3 के लिए, स्टेज 1 के लिए एंड स्टेज 2 के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। तो TNPGCL यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसकी एक और निर्माणाधीन योजना है, जैसे कि NOR एक्सपेंशन, TPS, और इसके लिए जो ये प्रोजेक्ट रखा गया है 6,486 मेगावाट की क्षमता में ये शामिल नहीं है, मतलब इसको अलग से एक प्रोजेक्ट दिया गया। अब देखिए तमिलनाडु ने ये जो योजना बनाई है, इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो वहाँ पर क्या कि बिजली की मांग जो है बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु जो है एक औद्योगिक शहर है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन या फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं, और तेज़ी से विकसित होने वाला एक राज्य है। औद्योगिक, वाणिज्य और घरेलू क्षेत्रों में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से ये योजना बनाई गई है कि बिजली के लिए अब थर्मल पावर प्लांट को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, मतलब कि ऊर्जा में आत्मनिर्भर वो राज्य बन जाए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है उसकी संसाधन पर्याप्तता योजना के तहत तमिलनाडु को अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ ही विद्युत क्षमता बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि बाहरी स्रोतों पर जो निर्भरता है वो कम रह सके, या कि ताकि अपने स्टेट में रहकर ही अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो पुराने संयंत्र हैं उनका प्रतिस्थापन करना, मतलब कि कुछ पुराने जो संयंत्र उसको बंद करने की योजना, और नए सुपर क्रिटिकल और जो अत्याधुनिक तकनीक वाले यहाँ पर मशीनरी है, संयंत्र है, उसको यहाँ पर पर्यावरण के जो अनुकूल है उसको स्थापित करने की योजना में ये शामिल किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की नीति भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है उन्होंने क्या किया कि 2034-35 तक ताप क्षमता के लिए अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप, और इसके अलावा जो अभी ताप क्षमता है 6,000 कुछ है, तो उसके अलावा भी आप ताप क्षमता का अनुबंध कर सकते हैं, ताकि जो राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की मांग और आपूर्ति को फिर से संतुलन किया जा सके। इसके बाद मतलब कि जो फ़ायदे इससे क्या क्या हो सकते हैं, ये तो पीछे थे रीज़न, इसके फ़ायदे भी यही रहेंगे कि इसकी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, ताकि जो बिजली की मांग उसको पूरा किया जाएगा, और उसके अलावा औद्योगिक विकास होगा, स्थिर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति होगी वहाँ पर। फिर तमिलनाडु के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि IT उद्योग को, या फिर कोई भी कोल के जो भी वहाँ पर प्रोजेक्ट, मतलब कोल के जो भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसके अलावा जो आधुनिक तकनीक है, नई परियोजनाएं जैसे कि सुपर क्रिटिकल को शामिल करने की बात की गई है, और उसके अलावा जो अधिक दक्ष हो, यानी कि कम प्रदूषणकारी, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ऐसी मशीनरी को स्थापित करने की, ऐसी टेक्निक लाने की बात कही गई है। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरणीय लाभ काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, यानी कि पर्यावरण कम प्रदूषण होगा, और फिर वो अपने जो
पर्टिकुलर जो उसका किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नौकरी सृजन भी होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगा। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर कहीं भी किसी जगह पर कोई भी प्लांट लगाया जाता है या फिर कोई भी नया काम शुरू किया जाता है जो बड़े लेवल पर हो, तो उसमें क्या आता है, काफ़ी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वहाँ पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के साथ इसका संतुलन बनाने का भी एक फ़ायदा रहेगा, यानी कि जो ग्रिड स्थिरता है वो बनी रहेगी, जैसे कि सौर और पवन को संतुलित करेंगे ये। इसके अलावा आत्मनिर्भरता रहेगी, यानी कि बाहरी राज्यों से जो भी बिजली लेनी पड़ती है या फिर मंगवानी पड़ती है, बाहरी राज्यों पर कई बार डिपेंड होना पड़ता है, वो जो आत्मनिर्भरता वो बढ़ जाएगी और उन पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय नीति का अनुपालन होगा। जो योजना है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, तो उसके तहत इसको मतलब किया गया है, इसको प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही गई है। तो केंद्र सरकार की जो ऊर्जा नीतियां हैं उसके अनुरूप है, जो कि दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय की जो ऊर्जा की योजना है उसको मजबूत करेंगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हमारी सेकंड न्यूज़ है, जो गाज़ा में बड़े पैमाने पर भूखमरी फैल रही है। तो 100 से अधिक जो वहाँ के NGOs हैं या फिर गैर सरकारी संगठन हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है गाज़ा में ये जो भूखमरी बढ़ने की। आखिर ये चर्चा में क्यों है? अभी जो हाल ही की खबरें आई हैं, गाज़ा में भूखमरी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। 100 से अधिक गैर सरकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाज़ा में बड़े पैमाने पर अकाल जो है फैल रहा है, यानी कि मास स्टार्वेशन हो रहा है, जिसका असर वहाँ की आबादी खास करके बच्चों और कमज़ोर वर्ग जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। इसके आखिर मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो भूखमरी की स्थिति क्या है? गाज़ा में जो इजराइल ने नाकाबंदी की हुई है सैन्य कार्रवाइयों के कारण, वहाँ की जो मानवीय सहायता है उसमें जो आपूर्ति की काफ़ी कमी देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र और जो बाकी संगठन है उन्होंने पिछले कुछ महीनों से भोजन, पानी या फिर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, मतलब दवाओं जैसी बुनियादी ज़रूरतों की जो आपूर्ति लगभग बंद है। मतलब कि रिपोर्ट अलग अलग समय पर यह रिपोर्ट दी जाती है कि अभी भी वहाँ पर नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा बच्चों पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो वहाँ के हॉस्पिटल है उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उनकी जो रिपोर्ट रहती है उनके अकॉर्डिंग कि जो भोजन की कमी है उसके कारण हाल ही के दिनों में जो कम से कम 21 बच्चे ऐसे हैं जो नवजात शिशु भी उसमें शामिल हैं, जो कि भूखमरी और कुपोषण से मर चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं वहाँ की जनरेशन एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दे दी कि अगर फिर भी सहायता नहीं पहुंच पाई वहां पर, मतलब तत्काल सहायता नहीं पहुंची, तो हज़ारों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी और वहां की एक पूरी जनरेशन भी खत्म हो सकती है। इसके बाद सहायता में बाधा भी डाली जा रही है, जो कि इजराइल के द्वारा गाज़ा में जो भी सहायता या देने पर या प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहाँ पर आपने पीछे भी न्यूज़ सुनी होगी कि एक नाव पर कोई सहायता लेकर एक संगठन जा रहा था, लेकिन उसको उन्होंने बंदी बना लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है UNRWA, उसने कहा है कि उनके जो हज़ारों ट्रक है पड़ोसी देशों से सहायता सामग्री के साथ खड़े हैं, लेकिन गाज़ा में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा अमानवीय स्थिति बन चुकी है। इसके अलावा वहाँ पर हिंसा भी हो रही है। सहायता के प्रयास काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जगह पर उत्तरी गाज़ा में एक खाद्य काफिले पर हमले में 80 लोग मारे गए हैं, जो कि भोजन की तलाश में थे। मतलब वो भोजन लेने गए थे, लेकिन वहाँ पर गोलीबारी हो गई और उन पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इजरायली कार्रवाइयों की निंदा की है और भूखे लोगों को खतरे में डाल रहा है, तो ऐसे उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष रही हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने गाज़ा की स्थिति को असहनीय करार दिया है कि जो वहाँ की स्थिति है वो असहनीय बन चुकी है। मतलब वहाँ पर रहना, अब सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, खास करके बच्चों के लिए। गाज़ा में भोजन की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब 40 गुना कीमत बढ़ा दी गई है और कई परिवारों को कई दिनों तक भोजन नहीं मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए, वहाँ पर जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो वहाँ वो लोग कैसे भोजन खाएंगे? तो उनकी पूरी तरह उनका जीवन तो खतरे में ही है। और भुखमरी के लिए जो औपचारिक घोषणा के लिए जो मतलब कि
डेटा इकट्ठा करना वो भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इजराइल के द्वारा वहां पर प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में रोजाना 600 ट्रक की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर अब तक केवल सिर्फ 4500 ट्रक ही प्रवेश कर चुके हैं। मतलब कि एक दिन में 600 ट्रक अगर भोजन लेकर जाएंगे गाजा में, तभी वहां लोगों की सिचुएशन सही हो पाएगी। लेकिन इजराइल आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? मतलब कारण क्या है इसके कारण क्या है? क्योंकि इजराइल और जो हमास है उसके बीच संघर्ष लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से गोदाम, बाजार और जो खाद्य उत्पादन केंद्र भी शामिल है उनको भी सील कर लिया गया है। इससे स्थानीय खाद्य उत्पादन और वितरण को असंभव बना दिया गया है। मतलब वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता करने के कोई भी रास्ते नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा जो पैलेस्टाइनियंस है वो एक मतलब ट्रैप्ड हो चुके हैं, और उन्हें मतलब कि काफ़ी अगर देखा जाए तो उनको भी कोई उम्मीद नहीं है पैलेस्टाइनियंस को। लेकिन जो इजराइल है उसका यही कहना है कि अगर हमास खुद को सरेंडर कर देता है, या फिर उनके द्वारा जो पैलेस्टाइनियंस लोग हैं उनको अगर छोड़ दिया जाता है, तो फिर उसके बाद ही मतलब कि ये नाकाबंदी को खोला जाएगा। इसके अलावा वहाँ की जो कृषि भूमि है और जो मत्स्य पालन वाला क्षेत्र है उसको भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। वहाँ के जो हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेजेस, सबको मतलब सबकी इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। वहाँ पर शिक्षा की भी कोई सिचुएशन नहीं बन पा रही है। तो इसके मतलब कि प्रमुख इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं जो गाजा में अभी सिचुएशन चल रही है? इसके लिए हमने देखा ही है कि अगर कुपोषण बढ़ेगा या फिर भूखमरी बढ़ेगी तो इससे मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी। भूखमरी और कुपोषण के कारण पहले ही कम से कम 21 बच्चों की जो मौत हो चुकी है। ये स्थिति अगर नहीं सुधरी तो हज़ारों लोग, काफ़ी खास करके जो बच्चे, बुजुर्ग होते हैं, बीमार या फिर कुपोषण और जो भूखमरी से लोग मर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्वच्छ पानी की भी कमी है, दवाओं की भी कमी, उससे हैजा, डायरिया और जो काफ़ी बीमारियां होती हैं वो फैल रही हैं। कुपोषण के कारण जो कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है इन बीमारियों को और ज़्यादा घातक बना रही है। तो ये सभी इसके प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अस्थिरता भी फैल सकती है। जो भोजन और संसाधन की कमी के कारण लोगों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे लोगों में हिंसक झड़पें, लूटपाट हो सकती है, वहाँ पर गोलीबारी चल सकती है, काला बाजार भी चल सकता है। इसके अलावा जो मुनाफाखोरी होती है, मतलब पहले से कुछ लोग स्टॉक करके रख लेते हैं तो उससे बाद में काफ़ी ज़्यादा कीमतों पर सामान बेचते हैं या राशन बेचते हैं, तो इससे क्या होता है कि काला बाजारी शुरू हो जाती है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था पहले से इतनी ज़्यादा डगमगा चुकी है कि भोजन की कीमतों में फिर अगर 40 गुना वृद्धि हो गई, फिर बेरोजगारी के कारण परिवार की जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, भोजन, कपड़ा और मकान, वो भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। इससे लंबे समय तक गरीबी बन जाएगी और हो सकता है गाजा भी सबसे गरीब कंट्री, मतलब सबसे गरीब जगह में से एक बन जाए। इसके अलावा शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह चुके हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए जो विकास हो पाएगा उस पर मतलब प्रतिबंध लग चुका है एक तरह से। इसके अलावा इसे मतलब कि जो बच्चे या गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग भूखमरी के सबसे बड़े शिकार रहेंगे। कुपोषण के कारण बच्चों में जो स्थायी जो शारीरिक मानसिक विकास होता है वो रुक जाएगा, जिससे उनकी स्टंटिंग होने लगेगी। मतलब इसको स्टंटिंग का नाम दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो शरणार्थियों का संकट वो भी बढ़ जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, वहाँ का जो क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। इजराइल और फिलिस्तीन जो समूह हैं उनके बीच और ज़्यादा तनाव बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सहायता संगठनों पर भी दबाव बनेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो प्रोग्राम है और जो NGOs पर सहायता प्रदान करने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन नाकाबंदी, हिंसा के कारण उनके जो प्रयास है वो बाधित होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, जैसे कि जो गाजा की बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसमें हॉस्पिटल आते हैं, है ना, स्कूल आते हैं या फिर खाद्य उत्पादन केंद्र आते हैं, तो वो सब नष्ट हो चुके हैं। भूखमरी और संघर्ष के बाद इनको फिर से अगर शुरू करना है तो काफ़ी ज़्यादा धन की ज़रूरत रहेगी, समय की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए ये दीर्घकालिक प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी ये गाज़ा की न्यूज़। वहाँ पर जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डगमगा चुकी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रंप ने एक अपना न्यू AI एजेंडा शुरू किया है और इसका आखिर ये एजेंडा है क्या? तो इन्होंने 23 जुलाई 2025 को अनाउंस किया था, विनिंग द AI रेस, अमेरिका का AI एक्शन प्लान नाम के एक व्यापक जो योजना जो बनाई गई है इसकी घोषणा कर दी गई है, जो कि उनके जनवरी 2025 के जो कार्यकारी आदेश हैं उस पर आधारित है। और इस एजेंडे में आखिर प्रमुख तत्व कौन कौन से शामिल है? जो
नियामक बाधाएं हैं उसको हटाना इसमें शामिल किया गया है। यानी कि ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन चल रहा था, है ना, जो बाइडेन प्रशासन है उसके अक्टूबर 2023 के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसमें यह था कि एआई विकास में सुरक्षा, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, उपभोक्ता संरक्षण पर जोर दिया गया था। अब ट्रंप ने यह कहा है कि ये नियम नवाचार को बाधित करते हैं। अब ट्रंप जो है एक नवाचार को लाना चाहता है, एक नया एआई एक्शन प्लान उन्होंने शुरू करना चाहते हैं। उसके अलावा नया एजेंडा जो है डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर विनिर्माण या फिर ऊर्जा बुनियादी ढांचों के लिए जो परमिट प्रक्रिया है, मतलब उसके लिए जो परमिट प्रक्रिया लेना चाहते हैं उसको सरल करेगा। तो जो बाइडेन के जो पहले वाला एक एजेंडा था उसको रद्द करके अब ये नया एजेंडा लाने की बात चल रही है। मतलब कि ट्रंप चाहते हैं कि अब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो। अब देखिए इससे क्या होगा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो ऊर्जा उत्पादन है उसमें भारी निवेश, जैसे कि पेंसिल्वेनिया ने उन्होंने 92 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और उनकी कुछ योजनाएं हैं, और 500 अरब डॉलर की एआई बुनियादी ढांचा परियोजना भी शामिल है, जिससे ओपन एआई, सॉफ्टबैंक और एकल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। इसके बाद अमेरिका एआई का वैश्विक निर्यात रहेगा। जो अमेरिकी एआई मॉडल है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की जो सहयोग रहेगा देशों में निर्यात करने के लिए फुल स्टैक एआई नियोजित पैकेज तैयार किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या रहेगा कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी को वैश्विक मानक बनाना है। तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को एआई के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है। इसके बाद इसकी क्या है कि चीन के साथ भी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। तो एआई के क्षेत्र में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें डीप सीक जैसे चीनी मॉडल्स हैं उसको रोकने के लिए जो ट्रंप अपनी नीतियां बना रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने वेकअप कॉल, मतलब कि ट्रंप ने क्या कहा है कि वेकअप कॉल करार कर दिया गया और अमेरिकी नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। तो ट्रंप के द्वारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एआई के लिए काम करेगा। इसके अलावा जो सिलिकॉन वैली के जो दिग्गज है उनकी भागीदारी भी इसमें देखी जा सकती है। तो सिलिकॉन वैली जैसे कि डेविड सैक्स जो हैं एक प्रमुख सिलिकॉन वैली उद्यमी और ऑनलाइन पॉडकास्ट के जो सह उद्योग हैं। ये देखिए उनके ये जो सह उद्योगक हैं उन्होंने एआई और क्रिप्टोजार नियुक्त किया है, जिससे क्या होगा कि एलन मस्क और जो अन्य तकनीकी नेता हैं उनके विचार इस एजेंडे को आकार देंगे। मतलब ये अपना एक प्रोजेक्ट रखेंगे और उसमें इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करके अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसमें ओपन एआई के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, सॉफ्टबैंक के जो मासायोशी सन है और एकल के लैरी एलिसन जैसे बड़ी बड़ी जो हस्तियां ट्रंप के साथ सहयोग करेंगी। तो उन्होंने सहयोग किया भी है। इसके बाद जो इस एजेंडे का उद्देश्य है, आखिर ये एजेंडा क्यों लेकर आए हैं? सबसे पहले तो अपने पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप। उन्होंने कहा है कि एआई को पूरे विश्व में हम नेता बनना चाहते हैं, मतलब कहा तो नहीं, उनका ऐसा मोटिव सामने आ रहा है। विशेष रूप से चीन के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं जो कि तेजी से एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप का ये मानना है कि एआई आर्थिक और सैन्य श्रेष्ठता के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। इसके अलावा आर्थिक विकास करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने पेंसिल्वेनिया में 92 अरब डॉलर का निवेश किया, या फिर स्टारगेट परियोजना रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को लक्षित किया है। इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, मतलब नई नई टेक्निक को, नियामक बाधा को कम करके निजी क्षेत्र को, नवाचार को प्रोत्साहित करना। ट्रंप का ये मानना है कि जो बाइडेन की नीतियां थी उन्हें मतलब वो सुरक्षा और गोपनीयता नियम जो थे उसमें नवाचार को रोकती हैं। तो इसी वजह से अब इस एजेंडे को इसको एजेंडे को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक हथियार के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन सैन्य खुफिया उपयोग के लिए एआई विकास को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि एआई की वजह से वो खुफिया रिपोर्ट पता कर सकते हैं, खुफिया जानकारी, सैन्य जानकारी पता लगाई जा सकती है। इसके बाद जो वैचारिक नियंत्रण भी है एक इसका उद्देश्य। ट्रंप और जो उनके समर्थक हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कुछ एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल के जेमिनी जो हैं
आपने भी देखा होगा चैट जीपीटी और जो गूगल के जेमिनी हैं और उदारवादी पक्षवाद को बढ़ावा देते हैं। उनका लक्ष्य है कि ऐसे मॉडल को प्रोत्साहित करना जो कि मुक्त भाषण दे और अमेरिकी मूल्यों को प्रतिबिंबित करे, मतलब कि अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रतिबिंबित करने वाला एक एआई बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इसके संभावित प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। तेजी से नवाचार बढ़ेगा। अगर कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र, मतलब कोई भी एरिया खुद को एआई में डेवलप करना चाहता है तो आज का जो ज़माना, जो आज का युग चल रहा है वो एआई का युग चल रहा है। तो इससे क्या होगा, तेजी से नवाचार बढ़ेगा। जो अमेरिकी कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी। इसके बाद आर्थिक विकास होगा। पेंसिल्वेनिया जैसे क्षेत्रों में निवेश अगर दिया जाएगा तो फिर नौकरियां भी पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। सिलिकॉन वैली का समर्थन रहेगा जिसमें सैम ऑल्टमैन है, मार्क जकरबर्ग हैं और डेविड सैक्स जैसे तकनीकी नेता हैं। उन्होंने समर्थन किया है ट्रंप का, तो उसके इस एजेंडे को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के सिर्फ सकारात्मक ही हो, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाएंगे। नकारात्मक प्रभाव में इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले जो सुरक्षा और नैतिकता पर जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि बाइडेन का जो एक एजेंडा था उसमें क्या था, प्राइवेसी को रखा गया था आगे, और जो सुरक्षा है उसको, उनके जो एजेंडे, मतलब उनके जो नियम थे उनको रद्द करके एआई सिस्टम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से गलत सूचना, गोपनीयता उल्लंघन होगा या पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा ACLU जैसे संगठनों ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित एआई से क्या होगा, रोजगार और जो ऋण न्याय या आपराधिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भेदभाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा डेटा सेंटर और ऊर्जा उत्पादन में अगर वृद्धि की जाएगी, फिर जीवाश्म ईंधन की मांग बढ़ जाएगी और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ग्लोबल वार्मिंग में भी वृद्धि हो सकती है, तो इसके काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी देखे जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप की जो योजना में एकल संघीय मानक स्थापित करने की मांग की गई है, जो कि राज्यों को अपने एआई नियमों को सीमित करती है। इससे क्या होगा कि राज्य और संघीय सरकारों के बीच कानूनी नीतिगत टकराव देखे जा सकते हैं। इसमें अब सिलिकॉन वैली की भूमिका क्या है, थोड़ा हम सिलिकॉन वैली को देख लेते हैं। तो जो ट्रंप का एजेंडा, सिलिकॉन वैली के कुछ जो प्रमुख हस्तियां जिसमें डेविड सैक्स है, सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क के जो विचार है उनसे प्रभावित है। ये नेता कम नियामक हस्तक्षेप और तेजी से नवाचार के पक्षधर हैं कि उनमें हस्तक्षेप ना हो और तेजी से नवाचार किया जा सके। डेविड सैक्स ने क्या कहा है कि वोग एआई की आलोचना की है उन्होंने, और मुक्त भाषण को बढ़ावा देने वाले मॉडल्स की वकालत की है। इसके अलावा जो सैम ऑल्टमैन है, उन्होंने पहले एआई सुरक्षा नियमों का समर्थन किया था, लेकिन अब ट्रंप के साथ वो सहयोग कर रहे हैं, तो अब ट्रंप की साइड उनका झुकाव ज़्यादा है, उनके दृष्टिकोण में बदलाव देखा गया। उसके बाद हिल एंड वैली फोरम, जिसमें सिलिकॉन वैली के धनी निवेशक शामिल है, मतलब वहाँ के जो काफ़ी रिच पर्सन आप कह सकते हैं, उन्होंने ट्रंप के एआई नीति को, रोड मैप को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अभी जो ट्रंप का एआई एजेंडा है, अमेरिका को विश्व एआई दौड़ में आगे बनाने रखने के लिए या फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे है, और नियामक जो बाधा है उसको कम करने पर फोकस यानी कि केंद्रित किया गया है। यह सिलिकॉन वैली के कुछ जो विचारक हैं उनसे प्रभावित है, विशेष रूप से जो हमने अभी नाम पढ़े थे, डेविड सैक्स और जो बाकी भी सैम ऑल्टमैन है। तो इस एजेंडे से तेजी से नवाचार और आर्थिक लाभ तो बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा, गोपनीयता और जो पर्यावरण स्थिरता है, ऐसे क्षेत्रों में जोखिम भी शामिल है। साथ ही जो वैचारिक पक्षपात है उसको हटाने की कोशिश से इस तरह के जो विवाद है और नीतिगत अस्पष्टता है वो भी उत्पन्न हो सकती है, मतलब कि इस पूरे एजेंडे में अभी भी विवाद देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।